अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HIV, एड्स। एड्स जो है ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जो कि एक वायरस HIV से होता है। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस है जो हमारे वाइट सेल्स के ऊपर हमलावर होता है, उन्हें ख़त्म करता है, और वाइट सेल जो है हमारे WBCs जो हैं हमारे, वो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन से और मुख्तलिफ अमराज से लड़ते हैं और हमें सेहतमंद रखते हैं। तो ये वायरस जो है हमारे WBCs या वाइट सेल्स के ऊपर हमलावर होता है, उन्हें तबाह कर देता है और नतीजे के तौर पर हम HIV का शिकार हो जाते हैं। HIV जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यानी सेक्स के जरिए ये फैलती है। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि HIV जो है ये बेसिकली बदकारों का मर्ज है। ऐसे लोग जो बदकारी की ज़िंदगी बसर करते हैं, ऐसे लोग जो अपने नफसानी ख्वाहिशात के लिए हर तरीका इख्तियार करते हैं, ऐसे लोग जो बाजारी औरतों के पास जाते हैं, ऐसे मर्द जो मर्दों के साथ रिलेशन कायम करते हैं, ऐसे मर्द जो वजाइना को सेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो एनस को सेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो ओरल कैविटी को सेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये उन लोगों का मर्ज है। शरीफ शुरफा माँ सिवाय बड़ी ही उनकी बदकिस्मती हो कि वो इस मर्ज में मुब्तला हो जाएं कि किसी सिरिंज के जरिए कोई ब्लड उनको ऐसा लग गया जिसमें HIV वायरस पाया जा रहा था, कोई ब्लेड ऐसा उन्होंने इस्तेमाल कर लिया जिससे उनको भी कट लगा और जिसने पहले वो ब्लेड इस्तेमाल किया हुआ था उसके ऊपर उसका ब्लड था। इसके अलावा ये मर्ज जो है आम लोगों की बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बदकार लोगों की बीमारी है। ऐसे अफराद जो कानून फितरत से हटकर चलते हैं, ऐसे अफराद जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतय्यन करदा तरीकों को छोड़कर अपनी मनमानी करते हैं, वो लोग इस मर्ज में मुब्तला होते हैं। और ये मर्ज कोई नया मर्ज नहीं है, ये बहुत पुराना मर्ज है। दुनिया इस मर्ज से रूशनास जो हुई उसके हवाले से आम तौर पर कहा जाता है कि जब कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था तो उसके बहरी बेड़े में जो मल्लाह थे वो इस बीमारी का शिकार थे। एनीहाउ, मैं आपको इस मर्ज की हिस्ट्री नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सिंपली बता रही हूँ कि HIV जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, और ये एक मर्द से औरत को, एक औरत से एक मर्द को, माँ से बच्चे को, और जहां कहीं भी ब्लड का, सीमन का, वजाइनल डिस्चार्जेस का, यानी आपके बॉडी जो फ्लूइड्स हैं उनका किसी के साथ कांटेक्ट होगा, वहां ये मर्ज जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा। एड्स के हवाले से एक और बात ज़हन में रखिए कि एड्स जो है ये HIV की बिगड़ी हुई शक्ल है। हर वो शख्स जो HIV का शिकार है, जरूरी नहीं एड्स का भी शिकार हो, लेकिन हर वो शख्स जो एड्स का शिकार है वो लाजमी तौर पर HIV का शिकार होगा। यानी पहले HIV का मर्ज आएगा, उसके बाद जो है एड्स आएगा, और HIV को एड्स में कन्वर्ट होते होते 8 से 10 साल लग जाते हैं। जैसे कि आपको मालूम हो गया कि आप HIV के शिकार हैं, तो आप उस मर्ज का प्रॉपर इलाज नहीं करवा रहे हैं, आप उस मर्ज को अनट्रीटेड छोड़ रहे हैं, तो आप इस मर्ज का शिकार हो जाते हैं। HIV का मर्ज क्यों होता है ये मैंने आपको बताया कि ऐसे लोग जो एनस को इस्तेमाल करते हैं सेक्स के लिए, उन लोगों में ये चांसेस होते हैं। जब सेक्स जो है मकत के जरिए किया जाता है तो इसमें चूंकि 2 पार्टनर सेक्स में होते हैं, तो एक होता है इंसर्टिव पार्टनर यानी कि टॉप के ऊपर जो होता है, और दूसरा होता है रिसेप्टिव पार्टनर जो बॉटम में होता है। तो जो बॉटम में पार्टनर होता है उसमें टॉपर की निस्बत 13 गुना ज्यादा
इस मर्ज में मुब्तला होने के चांसेस होते हैं। यानी जो लोग एनस के जरिए सेक्स करते हैं, तो जब दो अफराद मिलकर ये सेक्स कर रहे हैं तो दोनों में से जो बॉटम में है, बॉटम के ऊपर है, जो रिसेप्टर है, जो रिसीव कर रहा है सीमन को, उसमें 13 गुना ज्यादा चांसेस पाए जाते हैं इस मर्ज में मुब्तला होने के। और वो लोग जो वजाइना के थ्रू सेक्स करते हैं उनमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो इस मर्ज में मुब्तला हों। वजाइना के थ्रू उनमें ये चांसेस उस सूरत में आते हैं कि अगर खातून इस मर्ज में मुब्तला है तो उस खातून के जरिए जब वजाइनल सेक्स होगा तो मर्द जो है इस मर्ज में मुब्तला हो जाएगा। या अगर वो खातून जो है इस मर्ज में मुब्तला है और हैज के दौरान मर्द जो है उस औरत से सेक्स कर रहा है तो भी वो इस मर्ज में मुब्तला हो जाएगा। जिस तरह मैंने आपको कहा कि HIV जो है ब्लड के जरिए, सीमन के जरिए, वजाइनल डिस्चार्जेस के जरिए फैलता है, तो लिहाजा हाइजा को जो खून है वो जब मेल के साथ कांटेक्ट में आएगा, पीनस के साथ जब कांटेक्ट में आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो वायरस जो है, HIV जो वायरस है, वो मर्द के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। HIV जिस तरह मैंने आपको कहा कि फौरी तौर पर एड्स में मुब्तला तब्दील नहीं होता। HIV आपके WBCs को, आपके वाइट ब्लड सेल्स को इस हद तक तबाह कर देते हैं कि जितनी मिकदार में इम्यूनिटी के लिए आपकी बॉडी में उन्हें होना चाहिए कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बरकरार रहे, वो वाइट सेल जो हैं उस मिकदार में नहीं रहते और नतीजे के तौर पर आपका मर्ज बिगड़ कर एड्स की शक्ल इख्तियार करता है और उस सूरत में आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम ना होने के बराबर होता है। यही वजह है कि हर मर्ज जो है वो पेशेंट के ऊपर हमलावर हो जाता है। पेशेंट जो हमारे पास सिम्टम्स के साथ आते हैं उनमें एक्यूट फेज में, क्रॉनिक फेज में और डेवलप फेज में ऑलमोस्ट एक जैसे ही सिम्टम्स आते हैं। जैसे अगर प्राइमरी फेज है या एक्यूट इन्फेक्शन है तो जो सिम्टम्स हमारे पास आएंगे उनमें बुखार होगा, सर में दर्द पाया जा रहा होगा, मसल्स में पेन पाई जाएगी, जॉइंट्स में पेन पाई जाएगी, रैशेस होना शुरू हो जाते हैं स्किन के ऊपर, गला दुखता रहता है, मुंह के अंदर जो है वो बड़े ही तकलीफ दे जो है वो अल्सर्स बन जाते हैं और लिम्फ ग्लैंड जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं। खास तौर पर जो गर्दन के लिम्फ हमारे नोड्स हैं ये स्वेल करना शुरू हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, तेजी के साथ जो है वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा खांसी होती है और रात के वक्त पसीने आते हैं। और यही तमाम सिम्टम जो हैं ये क्रोनिक फेज में भी पाए जाते हैं। लेकिन क्रोनिक फेज में थोड़ी सी अब इसमें एडिशन हो जाती है डिजीज के हवाले से कि निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और हर्पीज जोस्टर जो हमारा एक मर्ज है वो जो है पेशेंट उसमें भी मुब्तला हो जाता है। जाहिर है जब आपका इम्यून सिस्टम खत्म हो गया और आपकी बॉडी के दरवाजे हर किस्म के बैक्टीरिया के लिए, हर किस्म के जर्म के लिए, हर किस्म के वायरस के लिए खुल गए हैं, तो फिर आप किसी भी चीज को, किसी भी नुकसानदेह चीज को, किसी भी हमलावर को रोक नहीं सकते कि वो आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होकर आपको नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि HIV जो वायरस है उसने आपके वाइट ब्लड सेल जो है उनको बर्बाद कर दिया है, उसने वहां पर अपनी हुकूमत बना ली है। लिहाजा हर तरह का मर्ज जो है वो पेशेंट के अंदर जो है वो अपनी जगह बना लेता है। HIV वायरस जो है वो फैलता किस तरह है? जिस तरह मैंने आपको कहा कि सेक्स के जरिए फैलता है, वजाइना के जरिए, एनस के जरिए, ओरल कैविटी के जरिए। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप सेक्स कर रहे हैं जिसको ऑलरेडी HIV है और आपने प्रोटेक्शन नहीं की है या आपने कंडोम का इस्तेमाल नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली वो वायरस आपके अंदर भी आ जाएगा। आपने बहुत ज्यादा इश्तिहारी मुहिम देखी होगी एड्स के हवाले से, HIV के हवाले से, कि आपको अखबारात के जरिए, टेलीविजन के जरिए, आपको सोशल मीडिया के जरिए ये चीज बताई जाती है, सिखाई जाती है कि आपने किसी की नीडल इस्तेमाल नहीं करनी। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब हम लोग छोटे थे, इतनी पुरानी बात नहीं है, मैं कोई 100 साल पुरानी नहीं हूं, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो डॉक्टर के पास एक इंजेक्शन होता था
اور اسی ایک نیڈل کو یوز کرتے ہوئے وہ سب پیشنٹ کو جو ہے وہ انجیکشن لگاتا تھا. کبھی یہ ڈسپوزیبل جو سرنج ہے یا انجیکشن آتے ہیں ان کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اور اس زمانے میں چونکہ ہمارے پاکستان میں یہ مرض اتنا پھیلا نہیں ہوا تھا, لہذا احتیاط بھی نہیں کی جاتی تھی. تو یہ مرض جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سیکس کے ذریعے پھیلتا ہے, اور دوسری چیز جو ہے یہ نیڈلز کے ذریعے پھیلتا ہے. آپ شوگر چیک کرنے کے لیے جو پرکر استعمال کرتے ہیں, تو دیکھیے جب آپ پرکر کا یوز کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں سے بلڈ نکلتا ہے. اگر اسی پرکر کو آپ کسی دوسرے بندے کے لیے استعمال کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے بلڈ کے جو اثرات ہیں وہ دوسرے بندے کے بلڈ میں چلے گئے. اور HIV جو وائرس ہے یہ بلڈ کے ذریعے پھیلتا ہے. بلڈ کا جہاں کہیں کانٹیکٹ ہوگا وہاں پر یہ وائرس جو ہے دوسرے بندے میں منتقل ہو جائے گا. اسی لیے آپ کو تمام میڈیا کے ذریعے, میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں, آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی کا انجیکشن استعمال نہیں کرنا, انجیکشن کو استعمال کر کے توڑ دیجئے. آپ نے کسی کا بلیڈ استعمال نہیں کرنا, آپ نے کسی کا کوئی پرکر استعمال نہیں کرنا, صفائی ستھرائی کا آپ نے خیال رکھنا ہے. کیوں؟ یہ نیڈلز کے ذریعے, یہ جو میں نے شروع میں ایک بات کہی نا کہ بڑی ہی بدقسمتی ہوگی کہ شریف شرفا اس مرض میں مبتلا ہو جائیں, تو ان کے مبتلا ہونے کا ایک جو وسیلہ یا ایک جو ذریعہ ہے وہ یہ نیڈلز ہیں. کہ آپ ویسے تو بڑی صاف ستھری زندگی گزار رہے ہیں, آپ بڑی پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے حجام سے داڑھی بنوائی اور اس نے بلیڈ چینج نہیں کیا, جو پہلے اپنے گاہکوں کے اوپر اس نے وہ اس بلیڈ کا استعمال کیا, وہی بلیڈ اس نے آپ کے اوپر بھی استعمال کر دیا, اور اللہ نہ کرے ان میں سے کسی کو بھی HIV تھا اور کوئی کٹ لگ گیا اور کوئی بلیڈنگ وہاں پہ آ گئی, تو وہی مرض جو ہے آپ کے اندر مبتلا ہو جائے گا. تو نیڈلز جو ہے اس مرض کو پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ جب خون کا انتقال کیا جاتا ہے, خون لگایا جاتا ہے, بلڈ دیا جاتا ہے, تو پہلے اتنی کوئی سختی نہیں کی جاتی تھی کہ HIV کو چیک کیا جائے کہ بلڈ جو ہے انفیکٹڈ تو نہیں ہے. لیکن جب سے پتا چلا کہ بلڈ کے تھرو بھی جو ہے یہ مرض پھیلتا ہے, تو تب بلڈ جو لگانا شروع ہوئے, ڈونرز جو بلڈ دیتے ہیں ان کے بلڈ کو باقاعدہ اسکرین کیا جاتا ہے, پتہ کیا جاتا ہے کہ ان میں کسی قسم کا وائرس تو نہیں پایا جاتا. لہذا اگر آپ کو ایسا بلڈ لگ گیا جس میں HIV تھا اور اس کے بارے میں ڈاکٹر نے تحقیق نہیں کی, اس کی اسکریننگ نہیں کی کہ اس بلڈ میں کوئی وائرس تو نہیں ہے, تو بلڈ کے تھرو بھی یہ وائرس جو ہے آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. ایسی حاملہ خاتون جس کو HIV ہے, پریگننسی کے دوران جو ہمارا پلاسینٹا ہے وہ بیریئر کا کام نہیں کرتا HIV کے لیے. ہمارا جو پلاسینٹا ہے بیسیکلی وہ ایک بیریئر کا کام کرتا ہے, لیکن وہ بیریئر کے طور پر HIV کو نہیں روک پاتا, اور وہ HIV جو وائرس ہے وہ بیریئر کو کراس کرتا ہوا بچے میں چلا جاتا ہے. اسی طرح جب خاتون ڈیلیور کرتی ہے بچے کو تو وہاں پہ بلیڈنگ ہوتی ہے, لہذا اس بلیڈنگ میں سے جب بچہ نکلتا ہے تو بچہ ماں کا وہ جو خون ہے وہ جب اپنے ساتھ لے کے نکلتا ہے تو بچہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن اگر سی سیکشن کیا جائے تو بچہ جو ہے اس مرض سے محفوظ رہ جاتا ہے. اسی طرح جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور وہ HIV کا شکار ہے, تو یہ جو مرض ہے باڈی فلوئڈ سے پھیلتا ہے, تو آپ کا دودھ جو ہے, ماں کا جو فیڈ ہے وہ بھی مدر کا باڈی فلوئڈ ہے. لہذا جب بچہ اس دودھ کو پیتا ہے تو اس دودھ کے ذریعے اس وائرس کو حاصل کر لیتا ہے. تو ایڈز جو پھیلتی ہے یا تو وہ بدکاری کے ذریعے پھیلتی ہے جو کہ اس کا اصل سورس ہے. دوسرے, اگر آپ ان امراض میں مبتلا نہیں بھی ہیں تو نیڈل سرنج ایک رول پلے کرتی ہے جو اس مرض کو پھیلاتی ہے. پھر بلڈ آپ کو جب لگ رہا ہے کسی کا تو وہ بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے اس کے پھیلنے کا. اور پریگننسی, ایسی خاتون جو HIV کا شکار ہے اس کا بچہ جو ہے اس مرض کے ساتھ پیدا ہوگا. لیکن میں یہاں پہ یہ بات واضح کر دوں کہ یہ مرض جو ہے صرف باڈی فلوئڈ کے کانٹیکٹ سے پھیلتا ہے. کسنگ کے ذریعے یعنی سلائیوا کے ذریعے, ہگنگ کے ذریعے, گلے ملنے سے, ہاتھ ملانے سے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ڈانس کرنے سے, ایک دوسرے کا ٹاول استعمال کرنے سے, ایک ساتھ نہانے سے, ایک ہی سوئمنگ پول میں نہانے سے, یا اگر کوئی ایسا شخص
टॉयलेट इस्तेमाल करके गया है, जिसको HIV था, तो अगर दूसरा बंदा जिसको नहीं है वो उसकी टॉयलेट सीट इस्तेमाल करेगा तो इन सूरतों में एड्स नहीं होती है। हाँ, एड्स उस सूरत में होगी कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके मुंह में जख्म बन गए हुए हैं, और उस सूरत में अगर उसका सलाइवा या उसके जख्म जो है आपके साथ, उसके जख्मों से रिसने वाला मवाद आपके साथ कांटेक्ट में आ गया, तो आप इस मर्ज में मुब्तला हो जाएंगे। इवन जो लाइफ किस है हमारी, जैसे हम लाइफ किस का नाम देते हैं, माउथ टू माउथ जो किस है, वो भी इस मर्ज को फैलाने का बायस नहीं बनती। याद रखिए कि ये मर्ज बॉडी फ्लूइड जो है हमारी जो जिस्मानी रतूबते हैं, जो सीमन की सूरत में, जो ब्लड की सूरत में, जो माँ के दूध की सूरत में, जो वजाइनल डिस्चार्ज की सूरत में सामने आती हैं, उनके साथ अगर बॉडी कांटेक्ट कर रही है तो ये मर्ज फैलता है। बाकी एक दूसरे के साथ मिल बैठने से, एक दूसरे के साथ खाना वाना खाने से ये मर्ज नहीं फैलता है। इस मर्ज के हवाले से बात जो कही जाती है वो ये कि इस मर्ज का, HIV का और एड्स का कोई इलाज नहीं है। लेकिन तहकीकात, यानी कि जैसे जैसे तरक्की होती गई तो रिसर्च बताती है, तहकीक बताती है कि मेडिसिन के जरिए बहुत हद तक इस मर्ज को बढ़ने से या तेजी के साथ बढ़ने से रोका जा सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि हर HIV को एड्स नहीं होती है। हर HIV का मरीज जो है वो एड्स में मुब्तला नहीं होता है, लेकिन हर एड्स का मरीज लाजमी तौर पर पहले HIV में मुब्तला होगा, उसके बाद जो है वो एड्स का शिकार होगा। तो मेडिसिन के जरिए आप HIV की प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं, आप एड्स से बच सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इसके हवाले से यही बात कही जाती है कि HIV और एड्स का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं। और मैंने जिस तरह कहा कि आपकी बॉडी के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं, हर रास्ता खुल जाता है, हर चैनल खुल जाता है किसी भी मर्ज को कबूल करने के लिए, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा हैं। आप सोच लीजिए, आप तसव्वुर करके देखिए कि अगर एक दरवाजा खुला है और उसमें गंदगी और हर तरह की जरासीम आ रहे हैं, तो जिस जगह वो गंदगी या जरासीम इकट्ठे हो रहे हैं उस जगह का क्या हाल होगा। तो इंसानी जिस्म तो जो है वो बड़ा ही बहुत मामलात में जरासीम के हवाले से उसके अंदर बहुत ज्यादा इस्तेदाद होती है कबूलियत की, और जब वाइट सेल्स खत्म हो जाते हैं, लड़ने वाला भी कोई नहीं रहा, तो फिर हमारे जिस्म का क्या हाल होगा। तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने आती हैं उनमें सबसे पहले तो ये है कि नमूनिया, TB हो सकती है, गुर्दों के इमराज हैं, कैंसर हो सकते हैं, लिवर डिजीजेज हैं, दिमाग के हवाले से मेनिंजाइटिस आ सकता है, आपको नर्वस सिस्टम के हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, बेतहाशा कमजोरी आती है। इसके अलावा जो है वजन जो है तेजी के साथ गिरता है। आपके मुंह के हवाले से, यानी आपके मुंह में जो जख्म बनते हैं, अल्सर्स बनते हैं, बड़े तकलीफदेह होते हैं। आपकी जुबान, आपकी खुराक की नाली, आपकी वजाइना ये इन्फ्लेम कर जाती हैं, थिक हो जाती हैं, इनके ऊपर कोटिंग बनना शुरू हो जाती है। तो अल्टीमेटली एड्स जो है वो डेथ की तरफ लेके जाती है। अगर मैं आपको ये कहूं कि जो एड्स का पेशेंट है वो एक चलता फिरता एटम बॉम्ब है, अगर वो किसी के साथ भी कांटेक्ट कर जाए, किसी भी हवाले से, जो मैंने आपको कहा कि बॉडी फ्लूइड्स के हवाले से अगर कांटेक्ट कर जाता है, तो वो इस मर्ज को एक चेन की तरह फैला देता है। मर्द से औरत, औरत से मर्द, मर्द से बच्चे को, बच्चे से किसी लड़की को, लड़की से उसके शौहर को, उसके शौहर से उसकी बीवी, आगे दूसरी औरतों के साथ जिनके साथ वो राब्ता कर रहा है, फिर वो औरतें जिन जिन मर्दों के साथ राब्ता कर रही हैं, ये मर्ज जो है एक चेन की तरह फैलना शुरू हो जाता है। और तहकीकात बताती हैं कि एड्स के जो सबसे ज्यादा मरीज हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि हमारे सूबा सिंध में बहुत ज्यादा एड्स के हवाले से शोर मचा था कि वहां पे किसी डॉक्टर ने जो इस HIV मर्ज में मुब्तला था, उसने इंतकामन एक सिरिंज जो अपनी थी उसने अपने पेशेंट पर इस्तेमाल करना शुरू कर दी, और उसने दूसरे लोगों को भी इंतकामन HIV में मुब्तला कर दिया। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से बात करने से पहले मैं आपको फिर से एक दफा ये बात बताना चाहूंगी। ये मैं एक तो हमारे ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो हमारे इलाज में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो उनमें सबसे पहली जो चीज है वो है पाकीज़गी की जिंदगी गुजारना।
आप अगर गंदगी में मुंह मारेंगे, अगर हाइजा औरत से मुबाशरत करेंगे, अगर मुबाशरत के लिए आप अपने आप को मादर पिदर आजाद समझेंगे, आप अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चलेंगे, अच्छे बुरे की आपको तमीज नहीं रहेगी और आप सिर्फ और सिर्फ हर वो तरीका इख्तियार करना चाहेंगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अपनी नफसानी ख्वाहिशात को सेटिस्फाई कर सके, तो आपको इन तमाम चीजों से तौबा करनी होगी। आपको पाकीज़गी की तरफ आना होगा, आपको साफ सुथरी जिंदगी बसर करना होगी, आपको अपना प्रॉपर इलाज करवाना होगा और आपको इस बात का सख्ती के साथ ख्याल रखना होगा कि आपसे ये मर्द किसी दूसरे को ना फैले। अगर आप समझते हैं कि आप में ये मर्द आ गया और आप शादीशुदा हैं, तो अपनी बीवी से कांटेक्ट करते हुए आप कंडोम का इस्तेमाल कीजिए। बगैर प्रोटेक्शन किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन कायम ना करें। आपको पता है कि ये मर्द फ्लूइड से, बॉडी फ्लूइड से फैलता है, तो कोशिश कीजिए कि आपके बॉडी फ्लूइड्स हैं दूसरे के साथ मिक्स ना हो। साफ सुथरी जिंदगी गुजारिए, पकीज़ा जिंदगी गुजारिए, अल्लाह ताला से माफी मांगिए। अल्लाह ताला माफ करने वाला है, गफूर और रहीम है, हमारे बड़े बड़े गुनाहों को माफ करता है। तो कैसे मुमकिन है कि हम सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करें और हम सीधा और सच्चा रास्ता इख्तियार करें, परवरदिगार हमारी मदद ना करे। तो इस मर्ज में के ट्रीटमेंट से पहले जो चीज है वो पाकीज़गी इख्तियार करना है, साफ सुथरी जिंदगी इख्तियार करना है। अब तक मैंने आपको जितने भी अपने लेक्चर्स दिए हैं, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि मेरे जो जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, मैं 50 में क्रॉस कर गई हूं। और अगर उनमें से मैं मेडिसिन निकाल दूं और से टॉपिक की बात करूं, तो मैंने अपने हर टॉपिक के बाद आपको टॉप ग्रेड मेडिसिन का ग्रुप बताया है कि ये हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन है। आप अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम, आप अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, अपने पेशेंट के मुताबिक आप किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एक टॉप ग्रेड ग्रुप है जो मैं आपको बता रही हूं। आप इसको भी सामने रखकर अपने पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां आपको एड्स के हवाले से, HIV के हवाले से बताऊं कि मेरे पास आपको बताने के लिए कोई टॉप ग्रेड मेडिसिन का ग्रुप नहीं है। ये वो मर्ज है जहां हम होली सोली जो है अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम काम करेंगे। एड्स जो है ये सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस का मुरक्कब है। इस मर्ज में तीनों के तीनों मियाज पाए जाते हैं। सिफिलिस भी पाया जा रहा है, और अगर हम ये जो मर्ज आता है एड्स के हवाले से, जो मर्ज आता है ये सिफिलिस की ही नुमाइंदगी करता है। यानी जो मर्द के साथ रिलेशन कायम करते हैं, या मर्द जो है रेक्टम को इस्तेमाल करते हैं सेक्स करने के लिए, उससे जो बीमारी फैलती है वो सिफिलिस के दायरे में आती है, और उसके लिए हम एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एड्स जो है वो मजमुआ है सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस का। लिहाजा जब हमने होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है, तो हमने टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है। हमारे पास कोई टॉप ग्रेड मेडिसिन नहीं है, हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है जिसकी तरफ हम इंडिकेट करें कि जी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। आप अगर समझ रहे हैं कि पेशेंट में साइकोसिस के सिम्टम्स ज्यादा आ रहे हैं, तो एंटी साइकोटिक मेडिसिन जो है हमारी, उनसे ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कीजिए। अगर आपको पेशेंट की इलामात से नजर आ रहा है कि पेशेंट जो है सिफिलिस मियाद को जाहिर कर रहा है, तो एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन से उसका इलाज शुरू कीजिए। यानी मर्क्यूरस है, सिफ्लाइनम है, और भी हमारी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन टॉप हमारी जो एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है उनमें सिफ्लाइनम और मर्क्यूरस आती हैं। इसी तरह हमारी टॉप एंटी साइकोटिक मेडिसिन जो है उनमें थूजा और मेडोराइनम आती हैं। हमारी टॉप एंटीसोरिक जो मेडिसिन आती हैं उनमें सोराइनम और सल्फर आती हैं। बेशुमार मेडिसिन है, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ ये 2 मेडिसिन है, बेशुमार मेडिसिन है। इन मेडिसिन से आपने ट्रीटमेंट करना है। जैसे अगर पेशेंट की इलामात रात के वक्त ज्यादा बढ़ रही हैं, तो याद रखिए कि रात के वक्त इलामात का बढ़ना जो है वो सिफिलिस का नुमाया किरदार है। अगर दिन के वक्त इलामात बढ़ रही हैं और रात के वक्त नहीं बढ़ रही, तो ये खासा जो है एंटी साइकोटिक मेडिसिन का है, यानी थूजा और मेडोराइनम का है। अगर जिल्द के इमराज आ रहे हैं, तो वहां जो है मियाद जो सामने आता है वो सोरा मियाद सामने आता है। तो आपने एड्स का, HIV के पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो टोटली अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स करना है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम करना है।
لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں تینوں میعاد شامل ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کو کس میعاد کی میڈیسن دینی ہے۔ ہماری کچھ میڈیسن ہیں جو اینٹی سیفلیٹک بھی ہیں اور اینٹی سائیکوٹک بھی ہیں، آپ ان میڈیسن کی سلیکشن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ کو صرف سورا کے حوالے سے میڈیسن کی ضرورت ہے تو آپ اینٹی سورک میڈیسن کا استعمال کیجئے۔ لیکن یہاں میں ایک چھوٹی سی بات واضح کر دوں، چونکہ ہم نے اس مرض کا علاج ٹوٹیلٹی آف سمٹم پر کرنا ہے، لیکن میں تھوڑی سی صرف بات کی وضاحت کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو گنوریا یا ایڈز یا HIV یا سفلس کے جو مریض ہوتے ہیں نا، یہ سائیکوسس اور سفلس کے مریض ہوتے ہیں، یہ سورا کے مریض نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اکارڈنگ ٹو ٹوٹیلٹی آف سمٹم میڈیسن کی سلیکشن کرنی ہے۔ کوئی بھی میڈیسن سامنے آ رہی ہے، میں نے آپ کو اس کے سمٹمز بتائے ہیں کہ پیشنٹ کن کن سمٹم میں مبتلا ہوتا ہے، آپ ان سمٹمز کو دیکھ لیجیے۔ اگر وہ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے تو وہ میڈیسن استعمال کروائیے جو جوڑوں کے درد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ بخار میں اگر اس کے سائنز اور سمٹم جو ہیں وہ بیلاڈونا کی آ رہی ہیں تو آپ بیلاڈونا استعمال کر دیجیے۔ فیرم فوس کی آ رہے ہیں تو فیرم فوس استعمال کر لیجیے۔ اگر اس کو ریشز کے حوالے سے آ رہے ہیں تو ہماری جلد کے حوالے سے جتنی بھی میڈیسن ہے آپ ان میڈیسن میں سے کوئی میڈیسن سلیکٹ کر لیجیے۔ گلے کے حوالے سے، منہ کے زخموں کے حوالے سے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ منہ کے زخموں کے حوالے سے جو بہترین میڈیسن ہے وہ مرکیورس ہے۔ اور اگر آپ کو پتا ہے کہ مرض کا جو پیچھے جو آپ کہہ لیجیے اوریجن ہے وہ سفلس ہے، وہ مرض جو ہے وہ بدکاری کی وجہ سے آیا ہے، تو آپ دیکھیے منہ کے زخموں کے حوالے سے آٹومیٹکلی آپ کی دوائی جو ہے مرکیورس بن جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم بوریکس کو بھی استعمال کرتے ہیں، نیٹرومیور کو بھی استعمال کرتے ہیں منہ کے زخموں کے حوالے سے۔ لیکن میں آپ کو پہچان بتا رہی ہوں کہ آپ نے اپنے پیشنٹ کی میڈیسن کو اس کے سمٹمز کے مطابق کیسے پہچاننا ہے۔ میرے پاس کوئی گروپ نہیں ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ 10-12 میڈیسن ہیں جو بڑی ٹاپ کی میڈیسن ہیں جو HIV میں یا ایڈز میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہاں آپ نے اپنی مہارت سے کام لینا ہے، یہاں آپ نے مریض کی ہسٹری سے کام لینا ہے، یہاں آپ نے مریض کے اندر جو میعاد واضح ہے اس کو تلاش کرنا ہے۔ آپ کو جس میعاد کے سمٹم زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں اس میازمیٹک میڈیسن سے پیشنٹ کا پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا شروع کیجیے۔ اس کے بعد اکارڈنگ ٹو سائن اور سمٹم جو بھی سمٹمز آ رہے ہیں اس کے مطابق پیشنٹ کی میڈیسن کی سلیکشن کیجیے۔ لیکن میں پھر سے دوہرا دوں کہ جس طرح اگر ہم پرہیز کیے بغیر مرض پر قابو نہیں پا سکتے، اسی طرح ہم پاکیزگی اختیار کیے بغیر اس مرض کو بگڑنے سے نہیں روک سکتے۔ یہ HIV وائرس ایک دفعہ جسم میں داخل ہو گیا تو یہ پھر باہر نہیں نکلتا ہے، لیکن ہم نے دوائی کے ذریعے پیشنٹ کے اندر سے اس مرض کو نکالنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس مرض کے حوالے سے یہ واضح بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیر از نو کیور فار HIV اینڈ ایڈز، لیکن میڈیسن کے ذریعے ہم اس کی پروگریشن کو روک سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو بات کی جا رہی ہے وہ ختم کرنے کی نہیں کی جا رہی کہ ہم میڈیسن کے ذریعے ایڈز کو ختم کر دیں گے، ہم میڈیسن کے ذریعے HIV کو ختم کر دیں گے۔ یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ میڈیسن کے ذریعے HIV کی پروگریشن کو روکنے کی جا رہی ہے۔ تو ہومیوپیتھی میں ہم اکارڈنگ ٹو سائن اور سمٹم، اکارڈنگ ٹو ٹوٹیلٹی آف سمٹم، جو بھی پیشنٹ ہمیں سائن اور سمٹم دے گا اس کے مطابق ہم میڈیسن کی سلیکشن کریں گے اور پیشنٹ کو پھر سے تاکید کریں گے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے اس میں تبدیلی لے کے آئے، اپنے طرز زندگی کو بدلے، پاکیزگی کو اختیار کرے، اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے، اپنے آپ کو صفائی ستھرائی کی طرف لے کر آئے اور انجام جو ہے وہ اپنے پروردگار پہ چھوڑ دے۔ شکریہ۔